Elhamdülillah Arman Kaya Kalesi gayrı kayının mülküdür. Öldürerek hainliğini cümle aleme kanıtlamış olacaksın. अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी कुर्लुश ओस्मान टर्किश ड्रामा सीरीज के एपिसोड नंबर 80 की, या फिर यूँ कहें कि सीजन 3 के एपिसोड नंबर 16 की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाला हातुन, मालोन हातुन, सलजान हातुन और उनके काफिले पर जूलिया ने हमला कर दिया था, जिसमें सलजान हातुन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और दूसरी तरफ ओस्मान बे सुल्तान के किले में फंस गए हैं, जहां पर उनको सुल्तान के कत्ल में फंसाने का पूरा जाल बिछाया जा चुका है और मंगोल सिपाही उन्हें घेर चुके हैं। अब इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि ओस्मान सरदार अब तक वजीर आलम शाह और गेहातू की चाल समझ चुके थे। वहीं खड़े मंगोल सिपाहियों से कहते हैं कि शेर का शिकार करने आए कुत्तों, आओ मुझसे मुकाबला करो। और ओस्मान सरदार को तो हम सब जानते ही हैं कि ये चंद मंगोल सिपाही उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो उनका बहादुरी से सामना करते हैं और फिर अपने जाबाज और तुर्गुत बे के साथ महल के खुफिया रास्ते से खुफिया कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर तुर्गुत बे का दोस्त जवाहर पहुंचता है, जो ओस्मान बे, तुर्गुत बे और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए उन पर तलवार तान देता है। दरअसल वो अब तक मान रहा था कि ओस्मान बे ने सुल्तान का कत्ल किया है। ओस्मान बे कहते हैं कि सुल्तान की हालत की जिम्मेदार वो नहीं है, बल्कि उन्हीं का करीबी है जो मंगोलों से मिला हुआ था। ये गेहातू और वजीर आलम शाह की चाल है। बड़ी मशक्कत के बाद जवाहर मान जाता है और फिर वो लोग महल से बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलिया और उसके सिपाही काई कबीले की खवातीनों के काफिले पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रही थी। तभी वहाँ पर दो शख्स आते हैं जिनके चेहरे ढके होते हैं और वो जूलिया और उनके साथियों पर ऐसी तीरों की बौछार करते हैं कि वो सभी जख्मी होकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और उन शैतानों से काफिले को छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सलजान खातून अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो लोग उन दोनों शख्स से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। वो दोनों शख्स कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दरअसल ये दोनों कुनुराल्प और बुरानाल्प थे। दरअसल कुछ देर पहले ही कुनुराल्प ने बुरानाल्प को इस हमले के बारे में बता दिया था। पहले तो बुरानाल्प को कुनुराल्प की बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कुनुराल्प वजीर के कमांड के अंडर में है। लेकिन कुनुर ने बुरान को भरोसा दिलाया कि अब से वो उस राह पर है जो हक का रास्ता है और ओस्मान बे का रास्ता है। लेकिन उन्होंने बुरानाल्प को इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहा। फिर वो लोग कबीले पहुंचते हैं। कबीले में गुंदूस सरदार बाकी सभी सरदारों से मीटिंग करते हैं। वहीं पर वजीर आलम शाह भी होता है, जो सभी सरदारों से वोटिंग करवाता है गुंदूस बे को सरदार बनाने के लिए। लेकिन गुंदूस बे को कुछ चंद ही वोट मिलते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि कोई भी गुंदूस बे को कबीले का सरदार नहीं बनाना चाहता। लेकिन वजीर फिर से अपनी चाल चलता है और सभी सरदारों के सामने ऐलान करता है कि गुंदूस बे बहुत जल्द हरमंग्या किला फतह करने वाले हैं। अगर आप लोग उन्हें सरदार बनाते हैं तो वो किला काई कबीले की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आप लोग उन्हें सरदार नहीं बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी केवल और केवल गुंदूस बे की ही होगी। उसकी फतह पर किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। इस बात पर सारे सरदार गुंदूस बे के हक में वोट देते हैं और गुंदूस बे को अपना सरदार बनाते हैं। इसी मीटिंग में गुंदूस बे का आदमी ओस्मान बे की खबर लेकर आता है और वो बताता है कि ओस्मान बे सुल्तान के पास जाने के पहले ही इल्गैतिस जाउस को शहीद करके भाग चुके हैं और इस दौरान गोक्तुगाल्प शहीद हो चुके हैं। बुरान वहीं खड़ा होता है और ये बात सुनकर उसे बहुत तकलीफ होती है। वो इस सदमे को झेल नहीं पाता है और गुस्से में वजीर आलम शाह के ऊपर हमला करने वाला होता ही है कि वहाँ पर कुनुराल्प उसे रोक लेते हैं। गुंदूस बे बुरानाल्प को खेमे से बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिमिर्ची उस्ताद शेख अदेबाली के पास पहुंचते हैं और सारी सूरत हाल बताते हैं और सलजान खातून को सोगुत में लाया जा चुका था, जहां पर उनका इलाज कुमराल अब्दाल कर रहे थे। सभी खवातीन बहुत गमगीन थीं और अपनी सलजान खातून के लिए रो रही थीं। कुमराल अब्दाल बताते हैं कि जख्म इतना गहरा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बेशक शिफा देने वाला अल्लाह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वजीर आलम शाह मीटिंग खत्म होने के बाद अपने आदमी फरमान से पूछता है कि उस हमले का क्या हुआ जो हमने मालोन हातुन, बाला हातुन और उनके काफिले पर किया था। जो कुछ भी हुआ फरमान उन्हें बताता है और हमले की नाकामी पर वजीर आलम शाह उस पर भड़क जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सलजान खातून बहुत ही जख्मी है तो वो अपनी नई चाल के बारे में सोचते हैं कि ओस्मान जरूर सलजान खातून को देखने आएगा और वहीं पर ओस्मान का खात्मा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किले में ओस्मान बे
हुए और उनके साथियों ने किले से निकलने के लिए तरकीब आजमाई और किले से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक मंगोल कमांडर को उन पर शक हो जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। फिर ओस्मान बे वहाँ से दूर रास्ते में जैसे ही कोशिश से मिलते हैं, वो मंगोल कमांडर अपने सैनिक लेकर ओस्मान बे पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। फिर वहीं ओस्मान सरदार, उनके साथियों और मंगोलों के बीच जबरदस्त जंग होती है और यहीं पर जवाहिर भी शहीद हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक शख्स की एंट्री होती है जो कद काठी में बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, जिनका नाम था सुलदुरगा और वो ओस्मान बे को काफी समय से जानते थे। वो कहते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि ओस्मान सरदार कोनिया में है और उन पर खतरा है, मैं फौरन उनका साथ देने के लिए चला आया। ओस्मान बे जहाँ कहीं भी खतरे में होंगे, उनको बचाने के लिए मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। ओस्मान बे वहीं पर उस मंगोल कमांडर को मार देते हैं। एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि गुंदुज बे को जैसे ही खबर मिलती है, वो सलजान खातून को देखने के लिए आते हैं और उन्हें देखकर मालो नातुन, बाला हातुन के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी खवातीन गुंदुज बे को बहुत ही गुस्से की नजर से देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हीं लोगों ने किया है जिनके साथ आप मिले हुए हैं। इसके पीछे निकोला और वजीर आलम शाह का हाथ है। गुंदुज बे फिर से अपना अंधापन दिखाते हैं और वजीर आलम शाह को मासूम बताते हैं। वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर गुंदुज बे सलजान खातून से मिलते हैं, लेकिन गुंदुज बे के लिए सलजान खातून के पास गुस्से और मायूसी के अलावा और कुछ नहीं था। वो गुंदुज बे को कहते हैं कि तुम मेरे बेटे होने का हक खो चुके हो। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए। गुंदुज बे वहाँ से गमगीन होकर बाहर निकलते हैं। वहाँ से फिर वो शेख हतीब अली के पास पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरा इस हमले से कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। शेख हतीब अली उन्हें हिदायत देते हैं, अगर तुमने ये जान के किया है तो तुम शैतान के बराबर कहलाओगे, लेकिन तुम्हें बार बार आगाह करने के बाद भी तुम अनजान रहे हो तो तुम किसी काफिर से कम नहीं, और वजीर आलम शाह जैसे दोगले लोगों पर एतबार करके तुम इससे ज्यादा कुछ बन भी नहीं सकते। गुंदुज बे फिर से वजीर आलम शाह की तरफदारी में सफाई देते हैं और उनकी ये हालत देखकर शेख हतीब अली बहुत गुस्से में भी होते हैं और उन पर अफसोस भी करते हैं। फिर वो गुंदुज बे को सलाह दे के चले जाते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो कि तुमने जो किया है वो सही है या गलत। सुल्तान मसूद की हालत बहुत खराब थी और उनका इलाज चल रहा था। कुछ समय बाद सुल्तान को होश आ जाता है। वो पूछते हैं ये किसने किया। महल के दरबारी उन्हें बताते हैं कि ओस्मान बे ने किया है। इस पर सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि ओस्मान बे जहाँ कहीं भी हो फौरन उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैं इस कातिलाना हरकत के लिए उनसे सवाल करना चाहता हूँ और उनको सजा खुद देना चाहता हूँ। ओस्मान बे, तुर्गुत बे और कोशिश और उनके सभी सिपाही एक महफूज गुफा में रुके होते हैं। दिन पे दिन हमें कोशिश के कैरेक्टर में तब्दीली नजर आ रही है और वो ओस्मान बे के साथ रहते रहते कई तुर्क रवायात और इस्लामिक आइडियोलॉजी से बहुत ही इम्प्रेस होता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब मिखाइल कोशिश इस्लाम कबूल कर लेंगे और वो मुकम्मल तौर पर ओस्मान बे के साथ ही बन जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुंदुज बे वजीर आलम शाह के पास पहुंचते हैं, जहां वजीर आलम शाह गुंदुज बे को बताता है कि काफिले पर हमला निकोला ने किया था। गुंदुज बे वजीर आलम शाह की बात मान जाते हैं और वजीर बताता है कल ही हमें हरमनकाया किले पर कब्जा करना है। वहीं पर वजीर ये भी बताता है कि ओस्मान बे ने सुल्तान पर हमला कर दिया है और अब वो सल्जूक सल्तनत के लिए एक बागी हैं, जिनको देखते ही कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया है। गुंदुज सरदार को इस समय कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो वजीर की हर बात को मानते चले जा रहे हैं और अपने कबीले चले जाते हैं अगले दिन की तैयारी करने के लिए। वजीर अपने खास आदमी कोनोराल को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ओस्मान सलजान खातून को देखने के लिए जरूर आएगा, इसलिए पूरे सोगुत में कड़ी निगरानी रखो। अब की बार ओस्मान बे बच के जाने ना पाए। कोनोराल ये बात जाके बुरहान आल्प को बताते हैं। बुरहान बोलता है मुझे खुफिया जगह पता है जहाँ पर ओस्मान बे रुक सकते हैं, मैं उन्हें जाके ये खबर देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओस्मान बे और उनके सभी साथी अपने शहीद साथियों की कब्रों पर फातिहा पढ़ रहे थे, जहाँ पर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे। वहीं से फिर ओस्मान बे कोशिश और तुर्गुत बे को दूसरी जगह जाने को कहते हैं और वो खुद एक खुफिया जगह जाते हैं जहाँ पर सफेद दाढ़ी वालों की मीटिंग रखी गई थी। वहाँ जाकर सफेद दाढ़ी वाले लोग पूछते हैं कि अब इस मुसीबत से आप कैसे निकलेंगे ओस्मान बे। ओस्मान बे कहते हैं कि अब मुझे जरूरत है सियासत करने की। अगर सामने वाला दुश्मन चालाक है तो हमें भी चालाकी से काम लेना होगा। इसी मीटिंग में सफेद दाढ़ी वाले बताते हैं कि गेहातू एक बड़ी आर्मी बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे अनातोलिया और तुर्क इलाकों के साथ साथ बाइजेंटाइन एम्पायर के
गवर्नरों के सपोर्ट की भी जरूरत होगी, जिससे वो फिर आगे जाके आरगुन खान को उसके तख्त से हटा के खुद बादशाह बनना चाहता है। उस्मान बे कहते हैं इस मकसद के लिए ही गेहातू ने वजीर आलम शाह को अपने साथ मिलाया है और सबसे पहले हमें वजीर आलम शाह को खत्म करना होगा और अपनी आगे की प्लानिंग बताते हैं। फिर वहाँ से उस्मान बे चले जाते हैं। जब उस्मान बे अपने साथियों के पास वापस पहुँचते हैं, वहाँ पर बुरानाल पहुँच चुके होते हैं। वो सारी सूरत हाल बताते हैं, जो कुछ भी कबीले में हुआ और जो कुछ भी सलजान खातून के साथ हुआ और इसके पीछे वजीर क्या चाल चल रहा है। इस पर फिर उस्मान बे सब कुछ समझ जाते हैं और वजीर के लिए खुद चाल बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वजीर आलम शाह निकोला के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो उस्मान बे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात निकोला को बताता है और वो ये भी बताता है कि वो जान चुका है कि कोशिश उसकी गिरफ्त से फरार हो चुका है, लेकिन वजीर का असली मकसद निकोला का टाइम वेस्ट करना था ताकि उस समय में गुंदूज पे हरमांक्या किले पर कब्जा कर सके। वजीर अपनी बातों में तिजारत का बहाना बना के निकोला को उलझाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ गुंदूज पे हरमांक्या किले पर कब्जा कर लेते हैं। हरमांक्या किले का कमांडर निकोला को आकर ये बात बताता है। निकोला सब कुछ समझ जाता है और वजीर पर हमला करने के लिए तैयार ही होता है कि तभी वहाँ गेहातू आ जाता है। निकोला को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। गेहातू वहाँ आकर बोलता है कि जो भी करना सोच समझ कर करना निकोला, क्योंकि मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे किले का नामो निशान मिट सकता है। हम चाहते हैं कि तुम हरमांक्या किले को छोड़ दो काई कबीले के हवाले, क्योंकि काई कबीला अब से हमारा है। दरअसल वजीर आलम शाह और गेहातू ने पहले ही ये सब कुछ तय कर लिया था और अब काई कबीला पूरी तरीके से गुंदूज बे के जरिए वजीर आलम शाह की गिरफ्त में था। ये बात उसने गेहातू को समझा दी थी। अब गेहातू और वजीर आलम शाह मिलकर निकोला को ऑफर देते हैं कि अगर तुम हरमांक्या किले को छोड़ दो तो हम तुम्हें तुम्हारी खुद की रियासत यहाँ पर बना कर देंगे, जिसके बादशाह सिर्फ तुम होगे और ठीक सीजर की तरह तुम एक महान बादशाह बन सकते हो। निकोला उनकी बातों में आ जाता है और उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं कि मंगोलों से लड़ सके। वहीं दूसरी तरफ गुंदूज बे हरमांक्या के तख्त पर काबिज हो जाते हैं और इस किले के कब्जे और लूट से जितने भी सोने और जवाहरात हासिल होते हैं वो बराबर बराबर सभी सरदारों में बांट देते हैं। इससे सभी सरदार गुंदूज बे के सपोर्ट में आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सलजान खातून की हालत बहुत ही खराब हो रही थी और उन्हें एपिसोड में मरते हुए दिखाया जाता है। पूरे सोगोत में एक खबर फैल जाती है कि सलजान खातून का इंतकाल हो चुका है। इस पर वजीर निगरानी और भी कड़ी कर देता है, क्योंकि वो जानता था उस्मान बे जरूर आएंगे। वजीर का खास आदमी जलाली आकर बताता है कि कुछ लोग दरवेश के भेष में शेख हदेबाली के सराय में आए हुए हैं। वजीर अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंचता है और वहां बहुत ही बेअदबी से पेश आता है। वो लोग कहते हैं यहाँ एक जनाजा है जिसकी बेहुरमती आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वजीर नहीं मानता है। उस्मान बे को पकड़ने के चक्कर में उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे ये भी नजर नहीं आता कि वो शेख हदेबाली से मुखातिब हो रहा है और वो उनके साथ भी बदसलूकी करता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं खड़े कोनोराल सिपाहियों को ये सब करने से रोकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते। वो मालून खातून से माफी मांगते हैं। जब वजीर को वहाँ कुछ नहीं मिलता, वो वहाँ से अपने दांत पीस कर चला जाता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उस्मान बे पहले से ही वजीर का इंतजार उसी के सराय में कर रहे थे। दरअसल फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सलजान खातून का इंतकाल नहीं हुआ है। सलजान खातून की हालत में बेहतरी आ गई है। उस्मान बे पहले ही उनसे मिल चुके हैं और उन्होंने ही ये खबर फैलाने को कहा था कि सलजान खातून का इंतकाल हो गया है, ताकि जब वजीर यहाँ आए तब तक उस्मान बे वजीर के सराय पर कब्जा कर ले और वजीर को खत्म कर सके। उस्मान बे को सोगत में दाखिल होने के सभी खुफिया रास्ते पता थे, जिसके बारे में और किसी को नहीं पता, जिसके जरिए वो पहले से ही वजीर के सराय में पहुंच जाते हैं और उसका वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं और साथ ही अपने जाबाजों को भी वहीं फैला देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वजीर वहां पहुंचता है और उसका सामना होता है उस्मान बे से। वो अपने सैनिकों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि सभी को उस्मान बे के जाबाजों ने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। अब बस उस्मान बे और वजीर आमने सामने थे और आप सभी तो जानते ही हैं कि उस्मान बे के सामने ये वजीर कहाँ टिकने वाला था और उस्मान सरदार ने अपनी तलवार से वजीर का खात्मा कर दिया। ऐसा हमें एपिसोड में दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वजीर का कैरेक्टर इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और पॉपुलर सीरीज की वीडियोस हम आपके लिए आगे लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं।